नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी पागल हाथी। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह अपने आपे में न रहता था। उस हालात में उसे किसी बात की सुधि न रहती, महावत का भी दबाव न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई। राजा साहब की सवारी से वह निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातें बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, मैं कहाँ राजा का सबसे प्यारा हाथी था और आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को वह ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उसकी बात तक न पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम तो गुलाम थे ही, अब नमक हराम हो। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। जरा देर के बाद मोती भी वहां पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे के दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ से कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीता पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मगर माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की भी न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में एक पेड़ के ऊपर से वह इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वहीं रुक गया और सिर ऊपर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर वह पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। खुश होकर वह सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भावों को पहचान गया। वह पेड़ के नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले अंगुली दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि वह मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत,
मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश अपने अंदर छिपाए हुए है। पशु कोई चीज़ नहीं है, वह भी एक जीता जागता जीव है जिसके अंदर वही हाड़ मांस और रक्त है जो हमारे अंदर है, जो हमारी करुणा, सम्मान और दोस्ती और समर्थन के योग्य है। एक जानवर, उसके अंदर भाषा नहीं होती, लेकिन उसके आँखों की भाषा अगर हम पढ़ सकें तो हम उसके मन की बात समझ सकते हैं। आंसू चाहे इंसान के आँखों से टपके या जानवर की आँखों से, ये तभी बाहर आते हैं जब दिल में गहरा दर्द होता है। इस कहानी में मुरली ने जिस तरह से मोती को पुकार कर अपना बनाया, उसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि न जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों की बातों में कि बात करते हैं तो दिल ही खरीद लेते हैं। कहानी सोने का अंडा, लेखक मुंशी प्रेमचंद, स्वर श्वेता। किसी गांव में लता नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। लता की उम्र 10 वर्ष की थी। वो एक गरीब परिवार से थी। वो अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए अपने ही गांव के चौधरी के घर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। एक दिन की बात है, जब लता चौधरी के घर झाड़ू लगा रही थी तो उसे एक सोने की अशर्फी मिली। लता ने उस अशर्फी को अपने हाथों में उठा लिया और कुछ देर तक उसे निहारती रही। उसके बाद चौधरी के कमरे में जाकर लता ने चौधरी से कहा कि उसे झाड़ू लगाते समय यह अशर्फी मिली है। यह बोलते हुए उसने उस अशर्फी को उसे वापस कर दिया। चौधरी ने लता से पूछा कि बेटी, क्या तुम्हें इस अशर्फी की कीमत मालूम है? उस पर लता ने उनसे कहा कि मालिक, मेरी पूरी जिंदगी की यह आधी कमाई है। ये सुनकर चौधरी हैरान हो गया। चौधरी ने लता से कहा कि तुम ये अपने पास भी तो रख सकती थी, तुमने मुझे लौटा क्यों दिया? लता ने चौधरी को बोला कि मालिक, मैं अपनी मेहनत से जो भी कमाती हूँ उसी में मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाता है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए। चोरी और बेईमानी से आपकी ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी, पर आपको चैन की नींद ना आएगी। यह अशर्फी आपकी है, इसलिए मैंने आपको लौटा दिया। जो मेरा नहीं उसे मैं अपने पास नहीं रख सकती। चौधरी लता की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और लता को इनाम के तौर पर एक चांदी का सिक्का देने लगता है। लता उस सिक्के को नहीं लेना चाहती थी, तो चौधरी ने उससे कहा कि वह उसे इनाम के तौर पर यह सिक्का दे रहा है। लता उस चांदी के सिक्के को ले लेती है। जब लता अपने घर आती है तो खुश होकर उस चांदी के सिक्के को अपनी माँ को दिखाती है और बोलती है कि यह सिक्का उसे चौधरी ने दिया है। उसकी माँ लता की पूरी बात जाने बिना ही लता को मारने लगती है। लता जब जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि माँ, मैंने चोरी नहीं की, उसके बाद पूरी कहानी माँ को सुनाती है। उसके बाद उसकी माँ उसे गले लगाकर चुप कराती है और माँ लता के लिए खाना परोसने रसोई घर चली जाती है। तभी एक बाबा वहाँ आते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। लता उन्हें वह चांदी का सिक्का देने लगती है और बोलती है, बाबा, मेरे घर में अनाज नहीं है, सिर्फ 2 ही रोटी है, एक माँ और एक मेरे लिए। अगर उसमें से एक रोटी मैं आपको दे दूंगी तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। आप ये सिक्का ले लो, ये किसी को दे देना, आपको पेट भर भोजन खाने को मिल जाएंगे। लता की बात सुनकर बाबा बहुत खुश होता है, परंतु लता से सिक्का लेने को इनकार कर देता है। मगर बाबा लता की बात सुनकर उसे अपने थैले से एक मुर्गी निकालकर उसे देता है और बोलता है कि लो बेटी, ये तुम रख लो। सच बोलने का वह तोहफा लता लेने से मना कर देती है। बाबा जी, मुझे माफ़ करना, मैं यह उपहार आपसे नहीं ले सकती, मेरी माँ नाराज़ होगी। तभी उसकी माँ घर से बाहर लता को ढूंढने आ जाती है और लता को बाबा से बातें करते सुनती है। बेटी, ये ले लो, बाबा का आशीर्वाद समझकर ले लो। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, चमत्कारी मुर्गी है, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं डांटेगी। लता बाबा से माँ के सामने मुर्गी ले लेती है। बाबा लता को बोलते हैं कि लता, तुम कभी लालच मत करना और ना ही कभी मेहनत करने से पीछे हटना। अपने मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या मत आने देना। बेटी, तुम जैसी हो वैसी ही रहना, नहीं तो मैं तुमसे ये चमत्कारी मुर्गी वापस ले लूँगा।
लता बाबा से वादा करती है कि वो जैसी है वैसी ही सदा रहेगी। उसके बाद लता अपनी माँ के साथ घर के अंदर आ जाती है। उस मुर्गी को एक टोकरी के नीचे रखकर अपनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुर्गी को भी देती है और माँ के साथ रोटी खाकर सो जाती है। सुबह जब लता जागती है और मुर्गी को टोकरी के बाहर निकालती है तो लता को मुर्गी के पास एक सोने का अंडा मिलता है। लता को बाबा की बात याद आती है, यह तो सचमुच एक चमत्कारी मुर्गी है। लता बहुत खुश हो जाती है। सोने के अंडे को लेकर लता बाजार पहुंचती है। लता से वह अंडा कोई नहीं खरीदता, ना ही उसके बदले में उसे कोई सामान देता है। लता को अचानक चौधरी की याद आ जाती है। वो तुरंत चौधरी के घर जाती है और उसे वो सोने का अंडा दिखाती है और बोलती है कि क्या वो इस अंडे के बदले में उसे पैसे देंगे। चौधरी लता के पास सोने का अंडा देखकर चौंक जाता है। वो अंडा एकदम खरा सोना था। चौधरी के मन में लालच आ जाता है। वो पूछता है कि यह अंडा उसे कहाँ मिला। लता चौधरी से झूठ बोल देती है कि वो अंडा उसे अपनी झोपड़ी के बाहर मिला है। चौधरी समझ जाता है कि लता उससे झूठ बोल रही है, पर वह यह जानना चाहता था कि लता ने चोरी तो नहीं की होगी। चौधरी लता से पूछता है कि वो काम पर कब से आएगी। ना तो उसने छुट्टी के लिए बोला, ना ही कोई खबर भिजवाई। लता ने चौधरी को बोला कि अब वह झाड़ू का काम नहीं करेगी। चौधरी ने बोला कि अगर काम नहीं करोगी तो गुजारा कैसे होगा। लता ने इस बात का कोई जवाब चौधरी को नहीं दिया। चौधरी ने भी उस अंडे के बदले लता को थोड़े से पैसे दे दिए। उस पैसे से लता अपने और अपनी माँ के लिए कपड़े, जूते और खाने की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान बाजार से लेकर घर जाती है। लता को इतने सारे सामान के साथ देखकर लता की माँ फिर से उस पर नाराज होती है कि वो इतना सारा सामान कहाँ से लाई। लता उसे बाबा की दी हुई चमत्कारी मुर्गी के बारे में बताती है। लता हर सुबह चौधरी के घर जाती और उसे एक सोने का अंडा देकर उससे पैसे ले आती। चौधरी रोज किसी न किसी बहाने से लता से जानने की कोशिश करता कि वह यह अंडा कहाँ से लाती, पर लता उसे रोज झूठ बोलकर एक नई कहानी सुना देती। एक सुबह लता ने चौधरी से पूछा कि उसे हवेली बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। चौधरी ने लता को बोला कि एक अंडे की जगह अगर वह 2 अंडा उसे लाकर दे तो 1 सप्ताह में उससे भी बड़ी और ऊंची हवेली बन जाएगी। लता ने चौधरी को बोला कि यह तो नहीं हो सकता। चौधरी ने बोला, क्यों नहीं हो सकता, तुम रोज 2 अंडे लाया करो। लता कहती है, पर मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। चौधरी पूछता है, वह कौन सी मुर्गी है लता जो सोने का अंडा देती है, और तुम्हें यह मुर्गी कहाँ मिली। लता चौधरी को सारी बातें बता देती है। चौधरी लता को बोलता है कि तुम्हारे हाथ तो मुर्गी के रूप में जिन्न लग गया है। तुम उसे बोलो कि तुम्हें रोज 2 अंडे देने चाहिए। अगर प्यार से मुर्गी तुम्हारी बात न सुने तो उसे थोड़ा डरा देना। लता में चौधरी की बात सुनकर लालच आ गया। उसने घर जाने के बाद उस मुर्गी को बोला कि अब उसे रोज 2 अंडे चाहिए। 1 अंडे से लता का सपना पूरा नहीं हो सकता। लता की माँ ने जब लता को मुर्गी से बातें करते सुना तो उसने लता को कहा कि तुम चौधरी के यहाँ काम करना बंद मत करो। पहले भी तो उनका गुजारा लता के काम करने से ही हो रहा था। मुर्गी जो अंडे देगी उन पैसों से धीरे धीरे वो अपना घर भी बना लेगी। यह बात सुनते ही लता माँ पर नाराज होने लगी और बोली कि अब वह चौधरी के यहाँ काम नहीं करेगी। काम करने से उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, उसकी हथेलियाँ भी खराब हो जाएंगी। अब वह सिर्फ आराम करेगी, जैसे ऊंची हवेली की लड़कियां रहती हैं वह भी रहेगी। माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर लता को अब माँ की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। अगले दिन सुबह जब लता मुर्गी के पास जाती है और देखती है कि आज भी मुर्गी ने एक ही अंडा दिया, तो लता भड़क जाती है और मुर्गी पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब लता ने बोला कि उसे 2 अंडे चाहिए तो उसने एक ही अंडा क्यों दिया। लता मुर्गी को मारने के लिए एक बड़ी सी लकड़ी उठा लेती है। तभी वहां वह बाबा आ जाते हैं जिसने लता को वह मुर्गी दी थी। लता को रोकते हुए बाबा लता से पूछते हैं कि वो मुर्गी को क्यों मार रही है। तो लता कहती है कि मुर्गी लता की बात नहीं मान रही। उससे लता ने 2 अंडे मांगे पर वो एक ही दे रही है।
बाबा ने कहा कि ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई कि एक अंडा रोज के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा। लता ने बोला उसे अपने लिए एक बड़ी हवेली चाहिए, उसे इस झोपड़ी में नहीं रहना। बाबा ने बोला तुम तो सारा वक्त रोज ही हवेली में बिताती हो चौधरी के घर, तो फिर तुम्हें हवेली क्यों चाहिए। लता ने बोला कि अब वह चौधरी के घर नहीं जाती, पूरा दिन इसी झोपड़े में रहती है। जब से मुर्गी उसके पास आई है उसने काम पर जाना छोड़ दिया। बाबा लता को उसके बाद उसकी सारी गलतियां गिनवाते हैं कि वह झूठ बोलने लगी है, आलसी हो गई है, और सबसे बड़ी बात यह कि अब वह पहले की तरह अपनी माँ की न तो बात मानती है न ही उसका ध्यान रखती है। अब बाबा उस मुर्गी को वापस लेकर अपने साथ चले जाएंगे। ये सुनते ही मुर्गी खुद बाबा के पास चली जाती है। देखते ही देखते मुर्गी और बाबा दोनों लता से दूर चले जाते हैं। लता को उसके बाद अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच का फल बुरा होता है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।